बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और पिछली दफ़ा हमने डोंट केयर टर्म्स को देखा था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो डोंट केयर टर्म्स था और इसमें हमने ये देख लिया था कि डोंट केयर टर्म्स में आप लाजमी नहीं है कि सारे जो है वो सारी डोंट केयर टर्म को इस्तेमाल करें। आप कईयों को कर भी सकते हैं और कुछ को छोड़ भी सकते हैं। सो डोंट केयर टर्म्स का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आएगा कि अलग से आपको इस तरीके से डोंट केयर टर्म्स दे दी जाएंगी। सो आपका के मैप बहुत ही ज़्यादा इससे आसान हो जाता है और जैसे इसमें देखें डोंट केयर टर्म्स 0 to 5 सो इस तरीके से आपको दे दी जाएंगी। सो हमारा के मैप मज़ीद आसान हो जाता है। सो डोंट केयर टर्म्स में आपके पास जब भी आएगा तो इस तरीके से दे दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि 5 वेरिएबल का के मैप कैसे बनाएंगे। एज यू नो कि हमारे पास क्योंकि 5 वेरिएबल्स हैं सो हमारे पास इसमें 2 raised to power 5 सेल्स बनेंगे। इसका मतलब ये है कि 32 सेल्स बनेंगे। 32 सेल्स का कर्नल मैप बनेगा। बेसिकली 32 सेल्स को ऑन पेपर सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। सो हम ये करते हैं कि दो 4 वेरिएबल के मैप ले लेते हैं और जो 5वां वेरिएबल है उसको 0 या 1 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि एक कर्नल मैप है जिसमें 5 वेरिएबल्स हैं A B C D E। तो इसमें हम B C D E ये जो 4 वेरिएबल हैं इसके क्या कहते हैं 4 वेरिएबल के मैप हम बना लेते हैं और A को पहली दफ़ा 0 और दूसरी दफ़ा 1 ले लेते हैं। सो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये जो 5 वेरिएबल के मैप को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। वरना 32 में हमारे पास अव्वल तो बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, दूसरा ये है कि 32 है तो 16 आपके पास रोज और 16 कॉलम्स आएंगे आपके पास, जिसको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो हमारे पास ये 5 वेरिएबल का के मैप है। इसमें आप देख सकते हो कि a इक्वल्स टू 0 मतलब इसमें a कांस्टेंट 0 है, ठीक है, और B C D E को हमने इस तरीके से ले लिया है। फिर a इज इक्वल्स टू 1 किया और B C D E का दूसरा मैप हमने ले लिया। मतलब ये कि 4 वेरिएबल के 2 मैप्स को हमने ले लिया है और अब इनको हैंडल करना आसान है। जहां a इक्वल्स टू 0 आएगा तो इधर मैप होंगे हमारे 1s और जहां a इक्वल्स टू 1 आएगा तो यहां मैप होंगे हमारे 1s। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सेल की एडजेसेंसी मतलब एडजेसेंट सेल्स कौन कौन से। सो मेरे पास ये समझ लें कि ये जो पहले वाला मैप है ये सारे का सारा इसके ऊपर हमने रख दिया है। मतलब इसके सारे सेल्स इसके साथ एडजेसेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके 0 0 पर अगर कोई 1 फॉर एग्जांपल मैप होता है, इधर इस पे 1 मैप होता है, तो यहां पर भी हमारे पास वही सेम 1 मैप होगा, ठीक है, हमारे पास वहां पे भी सेम है। सो जिधर जिधर इस पे मैपिंग होगी एग्जैक्टली उसी जगह पे दूसरे मैप पे भी हम मैपिंग मानेंगे। सो हमारे पास ये आपस में एडजेसेंट होते हैं। ये कैसे एडजेसेंट होते हैं इसको जरा हम देख लेते हैं। सो द बेस्ट वे, आप अगर इसको विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप ये देख लो कि ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ईच सेल इन A equals to 0 map is adjacent to the cell directly below it, ठीक है। सो डायरेक्टली उसके नीचे जो भी सेल है उसके साथ आप एडजेसेंट इसके आ सकते हैं आपके पास। सो आप जो है वो इस तरीके से इनकी एडजेसेंसी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जितने 4 1s हैं ये सारे के सारे इधर भी मैप हुए हैं, ये 2 1s इधर भी मैप हुए हैं, ये 4 के 4 इधर भी मैप है। सो आपने इसको कैसे लेना है, आपने इस तरीके से लेना है इसको कि आप आपस में ये इन दोनों का रिलेशनशिप बने। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
ये फॉर एग्जांपल है। सबसे पहले तो इसको आपने स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आना होगा, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना होगा। इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाने के बाद, स्टैंडर्डाइज फॉर्म को रिपीट करने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है कि इसमें ए बी सी मिसिंग है, इसमें ए बी ए और बी सी डी, ए और डी मिसिंग है, और इसमें सी और ई मिसिंग है, और इसी तरीके से इसमें ए मिसिंग है। सो मिसिंग टर्म्स को पूरा करने के बाद हम इनको उसी तरीके से मैप करेंगे जिस तरीके से हमने पीछे 4 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के लिए मैप किया था। इस एग्जांपल में हम ये देख लेते हैं कि अब मेरे पास जो पहला एक्सप्रेशन है ये सारे के सारे जीरोस हैं। ए भी जीरो है। ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए डिसाइड करेगा कि मैप किस तरफ होना है। ए डिसाइड करेगा कि मैप किस तरफ होना है। अच्छा, एक चीज इसमें अगर कंफ्यूजन शायद क्रिएट हो रही है कि हमारे पास अगर यहां पे 4 वंस आते हैं और यहां पे 4 वंस आते हैं मैपिंग के बाद, तो तब ये एडजेसेंट होंगे। ये मतलब नहीं कि जो यहां पे आएगा वो यहां पे आएगा, शायद कहने में ये बात शायद इस तरह कही गई, लेकिन ऐसे नहीं है। तो मैपिंग जो है आपके पास, वो मैपिंग के बाद एडजेसेंट सेल्स हम देखते हैं। अब जब इसको हमने फॉर्म कर लिया तो ये देखो सारे जीरोज हैं। ए जीरो है, इस मैप में हम इसको मैप करेंगे। बी सी डी ई जीरो जीरो है, 0 0 0 0 5 0, यहाँ पे 1 मैप कर लेंगे। अब फिर ए जीरो है, बी जीरो है, सी 1 है, और ये 0 और 0। क्या बन जाएगा? 0 0 1 0 0। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम इनके साथ साथ इसके ऊपर मैं लिख लेता हूं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 5 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले फंक्शंस को आप लिख लें। ये 0 0 1 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये आप देखें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 0 1 1 0 0। 0 1 1 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से मेरे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 1 0 0 0। 0 1 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से लिख लेंगे। इसमें ई सिर्फ 1 है, बाकी सारे 0 हैं। तो 3 4 0 और 1 1। ये आ गया जी 0 1 1 0, लिख लेते हैं इधर। दिस विल बी 0 1 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ ले आते हैं। इट विल बी 0 4 1। 0 1 2 3 4 1। अब ये आ गया जी 1 और 4 0। दिस इज 1 and 4 0। ओके, ये क्या बन जाएगा? 1 3 0 1 1 3 0 1, ठीक है। जस्ट कॉम्प्लीमेंट देखना है और अनकॉम्प्लीमेंट को देखना है, और आपने 1 और 0 को लगाना है। और 1 1 1 0 1 1 1 0 1, और इसके बाद ये सारे 1s हैं। 1 2 3 4 5 1। 1 0 1 0 1 1। इट इज 1 0 1 1। इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब मैप करना है, तो मैप कैसे करेंगे जी? सारे ए भी 0 है, तो इधर मैप हो जाएगा। 0 0 1 0 0। 0 0 0 1, सॉरी 1 0, ये आ गया 0 0 1। 0 0 2 0 और 1, और आगे क्या है जी? 2 0। 2 0 यहाँ आ गया, ठीक है। इस 0 को साथ मिलाना है। कहने का मतलब ये है कि इस 0 को साथ लाजमी मिलाना है। ये 0 और ये 0 1। ये हो गया 0 0 1, और यहाँ पे 0 0 देखना है। 0 0 यहाँ पे आता। इस जगह पे मेरे पास ये मैप हो जाएगा।
इस तरीके से 0 1, सो 0 ये वाला उठाया और 1 यहां से लिया, 1 के बाद देखना क्या है 0 1 1, सो 0 1 0 1 1 ये बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस 0 1 1, आगे क्या है 0 0, सो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आया जी 0 1 0, सो 0 यहां से लिया, 1 0 यहां से उठाया, आगे क्या है 0 0, सो 0 0 यहाँ पे मैप हो जाएगा। इसी तरीके से 0 0 0 0 1, सो 0 0 0 0, देखें ये एक 0 ये एक 0, ये हो गया 0 0, फिर ये 0 और ये 0 0 0, और फिर क्या आखिर में 1, सो 1 यहाँ पे मैप हो जाएगा। और अब इसी तरीके से हम चलते चलते 0 1 1 1, सो 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 1 1, सो 1 1 यहाँ पे। सो इसी तरीके से हम चलते रहेंगे और अपने इसमें मैप करते रहेंगे। अब यहां से a इक्वल्स टू 1 की बारी शुरू हो गई, सो a इज इक्वल्स टू 1 बाकी सारे 0, a इक्वल टू 1 बाकी सारे 0, देखो यहां पे मैप कर दिए, ये 1 है और ये 4 0 है, 1 के बाद 4 0 है, सो ये इधर से 1 ले लिया और ये भी 2 0 और 2 0 यहां से ले लिए 4 0, सो एग्जैक्ट ये पोजीशन आ गई मेरे पास। और इस तरह से 1 1 1, सो 1 1 1 1 1 बना लिया, ये इधर इस खाने में आ गए, और 0 1 0 1 ये मैप हो गया। अब सारे वंस मेरे पास यहाँ पे आते हैं, सारे वंस, ठीक है, और क्या जी 1 0 1 0, आगे है 1 1 0 1, और फिर क्या है 1 1 1 1, सो 1 0 1 और 1 1, सो इस तरीके से हमने मैपिंग कर लेनी है इसमें। अच्छा, इसमें बड़ा एक आसान सा तरीका ये है कि आपने ये करना है सबसे पहले कि पहले 3 को उठा लेना। फॉर एग्जांपल इसको मैं देखता हूँ 1 1 1, सो 1 1 1, ये जब आपने पहले 3 बिट्स को उठाएंगे तो अगली दो बिट्स आसान हो जाएंगी। तो ये देखें, ये 1 1 1 0 1 है, सो 1 1 जब मैंने 1 1 1 उठा लिया तो अब 0 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान से अब ये आ गए। अब मेरे पास, अब आप ये देख सकते हो कि एक ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, इस सिर्फ मैं अकेले इसको देखूं तो एक ग्रुप मेरे पास यहाँ बन रहा है, एक ग्रुप मेरे पास यहाँ बन रहा है, और एक ग्रुप यहाँ बन रहा है। और दूसरे को देखें तो एक ग्रुप मेरे पास ये बन रहा है, और एक ग्रुप ये, और एक इसके साथ बन रहा है। अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में एडजेसेंट कौन से हैं। दोनों में एडजेसेंट ढूंढने का ये फायदा होगा कि हमारे पास ए जो है वो इसमें से खत्म हो जाएगा। सो लेट अस सी। सो अब मेरे पास जो ग्रुप्स बने हैं वो जरा मैं देख लेता हूं। सो ये 2 वंस जो हैं, ये 2 वंस अब इन 2 वंस के एडजेसेंट है, ठीक। ये ऊपर नीचे है, एक तरह से देख लें, ये ऊपर नीचे रखे हुए हैं। और इसी तरीके से अच्छा ये देखें 0 0, ये इसके 0 0 0 0 और 0 1 पे हैं, 0 0 0 0 0 1 पे हैं, तो ये आपस में एडजेसेंट है। अब इनको देख लेते हैं, तो ये 1 1 1 1, ये 0 1 इसके 0 1 के ऊपर है, 1 1 इसके 1 1 के ऊपर है। सो दोनों मैप्स में मेरे पास ये ग्रुप और ये ग्रुप एडजेसेंट है, ठीक। ये मैंने एडजेसेंट ढूंढ लिए आपस में। पहले इंडिविजुअल ढूंढ लेने हैं। सो इंडिविजुअल तो मैंने पहले ही शो कर दिए थे। सो इंडिविजुअल मेरे पास एक ये आ गया और इसके साथ ये आ गया। सो इंडिविजुअल तो बहुत आसान है, जिस तरीके से हम पीछे करते आए हैं। ए को 0, अच्छा इसका जो जवाब आएगा वो भी मैं लिख लेता हूँ, इसने टुकड़ों में लिखा हुआ है, सो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। अच्छा जी, जवाब क्या आएगा? ए तो 0 है, सो पहले 4 इसको हम देख रहे हैं जी। सो ए कॉम्प्लीमेंट, अब बी सी जो है इसमें खत्म हो जाएंगे, 0 से 1 हो रहे हैं, सी भी खत्म हो जाएगा, और डी कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट। सो डी कॉम्प्लीमेंट ई, सॉरी डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, डी ओके, डी कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब मेरे पास
ये जो है मेरे पास, अब इस ग्रुप को इसके साथ सॉल्व करना है। सो सबसे पहले तो इस मैप से इस मैप की तरफ जा रहे हैं तो ए खत्म हो जाएगा, 0 से 1 हो रहा है। बाकी आप देखें इसमें आप करें या इसमें करें, बात एक ही है, ठीक है। दोनों में करके देखते हैं। देखो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, सो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, गुड। अब ये क्या बन गया, डी कॉम्प्लीमेंट और ई खत्म हो जाएगा, सो डी कॉम्प्लीमेंट और ई खत्म हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये देखें बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ई खत्म हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन हुई कि मैं ए जो है मेरा इसमें खत्म हो गया। अब मैं इधर से इधर जाता हूं, सो ए अगेन खत्म हो जाएगा मेरा, 0 से 1 हो रहा है। अब मैं इधर सिंप्लीफिकेशन करूं या इधर सिंप्लीफिकेशन करूं, बात एक है। सो इधर करनी आसान है। सो ये बन जाएगा बी सी, सॉरी प्लस इधर आएगा बी सी, और क्या खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा और ई, ठीक, बी सी ई आ जाएगा। और इसके बाद अब क्या रह गया, इसके बाद ये वाला ग्रुप रह गया। सो इस वाले ग्रुप में ए तो 1 है ही है हमारे पास, सो ए को ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। डी ई हमारे पास क्या है, डी ई भी कांस्टेंट है। क्या चीज खत्म हो जाएगी, बी सिर्फ खत्म हो जाएगी। सो ए क्या खत्म हो जाएगा, बी खत्म हो जाएगा। सो ए सी डी ई, सो ए सी डी ई इसका जवाब आ जाएगा। सो इस तरीके से हम 5 वेरिएबल के मैप को सॉल्व कर लेते हैं। मकसद ये होता है कि अगर इसके मैं 32 बनाता तो 32 में मैपिंग जरा मुश्किल हो जाती और फिर एक दूसरे के एडजेसेंसी ढूंढनी बड़ी मुश्किल हो जाती। सो 4 वेरिएबल के ग्रुप बना के बड़े आराम से हमने 5 वेरिएबल को सॉल्व कर लिया है। सो इस तरीके से हम 5 वेरिएबल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। सो ये जो है फाइनलाइज एक्सप्रेशन आ गया, एक्स नहीं है इसमें, फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो पीछे मैंने निकाल दिया, एक्स नहीं था इसमें क्योंकि एक्स तो हमने यूज ही नहीं, सॉरी एक्स इक्वल टू है, ये जो है ये एक्स इक्वल टू है, ये प्लस नहीं है, ये एक्स इक्वल टू है यहाँ पे। सो दिस इज एक्स इक्वल टू, सो यहाँ पे आप डाल दो। सो ये जवाब आपके पास आ जाएगा, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से 5 वेरिएबल के मैप को हम ले लेते हैं। अच्छा जी, सो ये तो हमारी बात हो गई जी 5 वेरिएबल के मैप की, और के मैप यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब के मैप के बाद क्या चीज़ शुरू होती है उसको हम देख लेते हैं। सो इस इधर के मैप को हम ख़त्म कर लेते हैं। इसकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी आप इसकी कर सकते हो। सो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह कीजिए कि फ्लॉयड की बुक लेके उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को कर लीजिए। वीडियोस को बार बार देखिए, पॉज करके जो चीज़ नहीं समझ आती उसको बार बार देखिए कॉपी पेंसिल लेकर, और फिर क्या करें कि फ्लॉयड की बुक से आपने क्या करना है कि देख लेना है दोबारा इसको कि किस तरीके से क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक हो गया। सो ये के मैप्स आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब जो अगली चीज़ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। अब कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या चीज़ है? सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिज़ाइन, बेसिकली हम डिजिटल लॉजिक और अब डिज़ाइन पे आ गए हैं। सो डिज़ाइन कैसे किया जाता है, एडर्स क्या चीज़ हैं, हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, सब्ट्रैक्टर और हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, कोड कन्वर्जन हमारे पास एक्चुअली सर्किट में कैसे होती है ये हम इसमें देखेंगे। सो कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या चीज़ होती है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो है वो कंसिस्ट करता है लॉजिकल गेट्स का, जिनकी आउटपुट किसी भी टाइम डिटरमिन कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स विदाउट रिगार्ड टू द प्रीवियस आउटपुट। ठीक, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि मुख्तलिफ
कॉम्बिनेशनल मुख्तलिफ लॉजिकल सर्किट्स के कॉम्बिनेशन से या मुख्तलिफ लॉजिकल गेट्स के कॉम्बिनेशन से एक लॉजिक बनती है जिसको हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक कहते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट परफॉर्म करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के प्रोसेस करता है, ऑपरेशन को फुली स्पेसिफाइड करता है लॉजिकली और सेट ऑफ बूलियन फंक्शंस को फुली स्पेसिफाइड करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, कोई लॉजिक होती है और आउटपुट होता है। बेसिकली हमारे पास जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक होती है वो कुछ इस किस्म की होती है कि द लॉजिकल गेट्स एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम द इनपुट एंड जनरेट आउटपुट। बेसिकली ये इस तरह का सिस्टम होता है जो कुछ इनपुट्स लेता है और आउटपुट देता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म्स बाइनरी इंफॉर्मेशन को हम रिक्वायर्ड डाटा के तौर पर लेते हैं। ये आम तौर पे इसकी कुछ इनपुट्स होंगी और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिजायर्ड आउटपुट्स ले रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो है इसको डिजाइन करना या किसी भी सर्किट को डिजाइन करना एक आर्ट है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत ज़्यादा सालों का तजर्बा और ये चीज़ें होती हैं आपके पास। हम खैर इसमें डिज़ाइन प्रोसीजर्स में वही चीज़ें देखेंगे जो ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुकी हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं एडवांस लेवल पर जाकर कि लोग आउटपुट को या जो साइंटिस्ट बैठे हैं या इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं वो लोग डिज़ायर्ड आउटपुट जो कि क्लाइंट से लेते हैं या मार्केट की डिमांड है या जहाँ से भी उन्होंने ली है उसको प्रॉब्लम बनाकर अपने पास उसके हिसाब से सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं। और अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिज़ाइन प्रोसीजर एक पूरा क्या कहते हैं कि वो है एक पूरा अमल है, ये पूरी एक आर्ट है। ये मतलब ये एक पूरा आपको इस पे तजर्बा होना चाहिए और एक पूरी ग्रिप होनी चाहिए। डिज़ाइन कैसे करते हैं लॉजिकल सर्किट्स को? सबसे पहले वर्बल आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेते हैं या आप ये कह लें कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। और इस स्टेप में हम बहुत वाज़े होते हैं कि हमारी इनपुट्स क्या हैं, हमारी आउटपुट्स क्या है। उससे भी पहले हम इनपुट्स आउटपुट देखने के बाद बल्कि हम ये देखते हैं कि क्या हमारी ये कैपेबिलिटी है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो फिर हम किसी और की तरफ उसको रेफर करते हैं। तो डिज़ाइन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है प्रॉब्लम के और एंड होता है लॉजिकल सर्किट डायग्राम के ऊपर। जब डायग्राम बन गई तो उसके बाद फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपकी पॉसिबल है। अच्छा जी, इसमें प्रोसीजर में क्या है जी, सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टेट किया जाता है, देखा जाता है जी कि कहा जाता है जी भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक, इसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। बहुत मेक श्योर किए जाते हैं कि इनपुट्स क्या होंगे और आउटपुट क्या होंगे। मतलब ये छोटे छोटे सर्किट्स जो पहले से बने हैं इनको हम डिज़ाइन करके देखेंगे कि एक्चुअली लॉजिकल सर्किट्स को रियल वर्ल्ड में या इंडस्ट्री में कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो वो भी ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, इनपुट और आउटपुट को बहुत क्लियर रखते हैं, फिर वेरिएबल के नाम देते हैं कि इनपुट्स ये होंगे, आउटपुट्स ये होंगे। फिर ट्रुथ टेबल बनता है, ज़ाहिर है लॉजिकल सर्किट है तो कोई ना कोई ट्रुथ टेबल आएगा। ट्रुथ टेबल क्या होता है कि इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट क्या आएंगी, ट्रुथ टेबल बनता है। फिर सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन हम ऑब्टेन करते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि हमारे पास जो है ना वो लॉजिकल गेट्स बचेंगे इससे। आप किसी भी तरीके से बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करते हुए या के मैप को यूज़ करते हुए आप सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन बनाते हो और फिर उससे आखिर में लॉजिकल डायग्राम बन जाती है। ये सारे स्टेप एज इट इज़ लिए जाते हैं और इन सारे स्टेप्स को एज इट इज़ किया जाता है। अच्छा जी, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं एडर्स की। एडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में और डिजिटल सिस्टम्स में, क्योंकि ये न्यूमेरिक डेटा को लेते हैं और आप जानते हैं बेसिकली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और इवन सब्ट्रैक्शन भी ये सारी एडिशन के ही ऑपरेशंस है। लिहाजा
एडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कंप्यूटर्स में। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ऑपरेशन जो है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक एडर ऑपरेशन इज फंडामेंटल स्टडी। डिजिटल सिस्टम में हमारे पास जो फंडामेंटल चीज़ है वो एडिशन है, मोस्ट बेसिक ऑपरेशन है। और नो डाउट के दो मोस्ट बेसिक ऑपरेशन हमारा 2 बिट्स की बाइनरी को जमा करना है, इसमें कोई शक हमारे पास नहीं है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। ये ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो परफॉर्म करता है एडिशन को, 2 बिट की एडिशन को। जो 2 बिट की एडिशन को परफॉर्म करता है उसको हम हाफ एडर कहते हैं। वन दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 3 बिट्स इंक्लूड 2 डिजिट्स एंड द प्रीवियस कैरी इज नोन एज फुल एडर। तो फुल एडर जो है वो 3 बिट की क्या कहते हैं कि 3 बिट की इंफॉर्मेशन को या 3 बिट की एडिशन को करेगा और पीछे एक कैरी भी अपने पास ले लेगा। खैर इसको हम बड़ी तफसील से देखेंगे। 2 हाफ एडर्स मिल के हमारे पास एक फुल एडर बनाते हैं, इसको भी हम तफसील से देखेंगे। अब हाफ एडर हमारे पास क्या है? इट हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। 2 हमारे पास इनपुट है और 2 ही हमारे पास आउटपुट होती हैं। 2 वैल्यूज को हम लेते हैं, 2 बिट्स को हम लेते हैं और उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। द इनपुट वेरिएबल डेजिग्नेट्स द आर्ग्यूमेंट्स एंड एडेंटेंट बिट्स। आउटपुट वेरिएबल प्रोड्यूस द सम एंड कैरी। ठीक है, इनपुट क्या करता है? आपस में 2 बिट्स को ऐड करता है, मतलब आर्ग्यूमेंट जिसने ऐड होना है और जिसमें ऐड होना है, ये बेसिकली 2 टर्म्स इस्तेमाल होती है, टेक्निकल टर्म्स हैं। और आउटपुट जो है वो सम या कैरी आएगा। It is necessary to specify that 2 output variables because 2 output variables हम लेते हैं इसमें because हम 2 को जमा कर रहे हैं। A B आमतौर पर 2 इनपुट्स हैं और C और S हमारे पास क्या है? कैरी और सम के वेरिएबल्स को हम इसमें ले लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसकी क्या होगी? द हाफ एडर एक्सेप्ट्स 2 बिट्स ऑन इट्स। सो प्रॉब्लम जो इसकी है मेरे पास, वो मैं अगर स्टेट करूंगा तो वो क्या बन जाएगी? सो प्रॉब्लम इज बेसिकली मेरे पास वो ये है कि प्रॉब्लम टू add 2 binary bits. This is a problem, right? अच्छा, so इनपुट आउटपुट क्या होंगे? दो बाइनरी नंबर इनपुट होंगे और 2 ही इसके आउटपुट होंगे। सो हमने इनके वेरिएबल के नाम ले लिया। A, B आर द इनपुट्स, C आउट एंड S इज आउटपुट। सो मेरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत वाजे है कि 2 बिट्स को ऐड करना है। ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम इतनी वाजे नहीं होती। सो इसको रिसर्च करके, स्टडी करके और बड़े तरीके से हम इसको क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं। बहरहाल इस केस में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारे पास कि हमने 2 बिट्स को ऐड करना। अब आ जाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। इनपुट हमने ए भी ले लिए, आउटपुट सी आउट, बेसिकली दिस इज अ कैरी एंड दिस इज अ सम। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल में ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम जानते हैं, लिखते हैं। सो 2 बिट्स हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब सिंपल इनको ऐड करना है, सम और कैरी देखना है। सो 0 प्लस 0 इज 0, 0 सम 0 कैरी, 0 1 0 प्लस 1 इज 1 सम 0 कैरी, 1 प्लस 0 इज 1 सम एंड 0 कैरी, 1 1 इज 0 सम 2 होता है क्योंकि और 1 कैरी। सो आखिरी वाले में हमारे पास ये देखें, ये ऐड का ऑपरेशन भी हुआ है। सो आखिरी वाले में हमारे पास क्या होगा? एक कैरी जनरेट होगा। सो ये इसका ट्रुथ टेबल बन गया। ठीक, ये इसका क्या बन गया? ट्रुथ टेबल बन गया। अब हमने इस ट्रुथ टेबल से क्या करना होता है? हमने इस ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन लिखना होता है। सो दिस इज बेसिकली एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम बना दी। 2 इनपुट्स हैं, एक सम है और एक कैरी है। सो ये एक ब्लॉक डायग्राम हमने बना दिया कि ये चीज करेगी। अच्छा, अब खैर इसने तो डायरेक्ट लिख दिया।
अब इसको हमने डिजाइन कैसे करना है, आगे मेरा ख्याल है दिया हुआ है। अच्छा, मेरे पास इसमें अब दो तरीके हैं डिजाइन करने के। अब मैं ये देखूंगा कि सम अलग से एक आउटपुट है, सी आउट अलग से आउटपुट है। सो सी आउट और सम की क्या बनेगी, मेरे पास दो अलग क्या बनेगी, दो अलग मेरे पास इक्वेशंस बनेगी। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं जरा सम को देख लेता हूं कि सम मेरे पास क्या चीज बनती है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि मेरे आउटपुट के हिसाब से इनपुट कोई गेट तो नहीं बन रहा है। अगर एक ही गेट बन रहा है तो बहुत वेल एंड गुड, हम उस गेट को लगा लेते हैं। ये देखें जी, 0 0 पे 0 दे रहा है, 1 1 पे 0 दे रहा है और अनलाइक पे 1 दे रहा है। तो आपके जहन में कोई गेट आता है जो सिमिलर इनपुट्स पे 0 दे और डिफरेंट आउटपुट्स पे 1 दे। सो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो हमारे पास एक गेट है जो ये काम करता है, दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव ऑर। एक्सक्लूसिव ऑर का जाके जरा ट्रुथ टेबल देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वो गेट है जो मेरे पास क्या करता है, इसको इस तरीके से परफॉर्म करता है। सो ट्रुथ टेबल से मैंने एक गेट डिसाइड कर लिया। अब दूसरी जो आउटपुट है जैसे सी आउट। सो सी आउट जरा देखते हैं ये क्या किसी गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो बेसिकली अगर ये मैं देखता हूं तो दिस इज एंड गेट। सो ए एक्सक्लूसिव और बी जो है वो सम देगा और ए एंड बी क्या देगा मेरे पास, दैट विल बिकम एंड गेट। सो मैं इसके लिए दो इक्वेशंस लिख लूंगा, सम और कैरी की दो अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगी। तो दिस इज अ सम एंड दिस इज अ कैरी। सो ये सीधा सीधा ये दो गेट से सिंपल बन गया है। सो हमें इससे ज्यादा मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सो आजकल ये के लिए बस इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।